Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है। तो उपसौर का मतलब होता है कि वह स्थान जहाँ से ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक होता है उसे उपसौर कहते हैं, और जब ग्रह सूर्य से सबसे परे यानी सबसे दूर होता है तो यह अपसौर होता है। तो यहाँ पे अपसौर का मतलब होता है कि दूरी अधिक रहेगी और उपसौर का मतलब होता है कि दूरी कम रहेगी। देखिए, इसको याद कैसे करेंगे। जैसे उप माने होता है उपराष्ट्रपति मतलब छोटा, और अप माने होता है ऊपर यानी बड़ा। तो छोटा का मतलब यहाँ पे हम नज़दीक से लेंगे और बड़ा का मतलब हम यहाँ पे दूर से लेंगे। ठीक है, नज़दीक वाली जो भी कंडीशन बनती है उसे हम उपसौर कहते हैं। अर्थात जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक होती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं, और यह घटना 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और जो अपसौर होता है उसमें सूर्य से पृथ्वी सबसे दूर होती है, और यह घटना 4 जुलाई को होती। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आप 3 जनवरी लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, और जनवरी में केवल 3 अक्षर होगा, और जुलाई लिखेंगे तो जुलाई में आपका 4 अक्षर होगा। तो यहाँ पे 3 जनवरी लिखेंगे तो कम होगा तो उपसौर, 4 जनवरी लिखेंगे ज़्यादा होगा तो अपसौर की घटना घटेगी। अब यहाँ पे देखिए, आपको यही घटना यहाँ पे दिखाई गई है कि जब सबसे सही चित्र ये है जो वृत्ताकार हो, दीर्घ वृत्ताकार चक्कर जो है पृथ्वी सूर्य का लगाती है। तो देखिए, जब यह घूमते एक चक्कर पूरा करता है तो एक कंडीशन होता है कि यह सूर्य से सबसे नज़दीक होता है, और एक कंडीशन होता है कि यह सूर्य से सबसे दूर होता है। तो जब यह सूर्य से सबसे नज़दीक होता है तो यह लगभग होता है 14.4 करोड़ किलोमीटर की दूरी। सूर्य से कितनी दूरी पे होता है? तो 14.7 किलोमीटर की दूरी पे जब रहता है तो माना जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक है। इस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। और जब सूर्य से सबसे दूरी अधिक होती है तो यह दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। तो इसको हम कहते हैं अपसौर। और अपसौर की घटना 4 जुलाई को घटती है, जबकि उपसौर की घटना 3 जनवरी को घटती है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए, जो उपसौर की घटना हो अपसौर की घटना हो आप जान गए। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाए कि जब पृथ्वी जब अपने जगह पर ही घूमती है तो उस प्रक्रिया के द्वारा दिन रात की प्रक्रिया होती है, और जब सूर्य का चक्कर लगाती है तब उसके कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। इसको एकदम ध्यान से देखते हैं। जैसे एक कंडीशन होता है दिन रात और एक कंडीशन होता है ऋतु परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी से ही दोनों होता है। तो पृथ्वी अगर अपने जगह पे घूर्णन कर रही है, केवल अपने जगह पे क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है, तो बताइए कम समय में कर लेगी कि ज़्यादा समय में? तो अपने यहाँ पे घूर्णन या 24 घंटा में ही कर लेता है। तो 24 घंटा में कर लेता है, दिन और रात में 24 घंटा यानी 12 घंटा होता है, तो यह काम जल्दी हो जाएगा। तो दिन रात की प्रक्रिया जो होती है वह घूर्णन या परिभ्रमण के कारण होती है। जबकि ऋतु परिवर्तन, ऋतु 3 महीने में आता है, ज़्यादा समय लेता है। तो सूर्य का चक्कर जब लगाती है पृथ्वी तब उसके परिक्रमण गति के कारण या वार्षिक गति के कारण होती है क्या? ऋतु परिवर्तन। तो ये 2 चीज़ आप जानेंगे कि ऋतु परिवर्तन जो होता है वो परिक्रमण के कारण होता है, तथा पृथ्वी का जो झुकाव 23.5 डिग्री होता है उसके कारण होता है, और जो दिन रात होता है वो घूर्णन या परिभ्रमण के कारण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे फिगर में देखिए दिखाया भी है। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी अपने जगह पे घूम रही है, तो जब घूम के आई इधर तो सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ा। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा तो इधर क्या है? दिन है, और दिन है उसके बाद फिर पृथ्वी धीरे धीरे घूमते वाला जो ये वाला भाग है, ये घूमते घूमते फिर इधर आ गया, इधर हो जाएगा दिन और इधर हो जाएगी रात। तो इस तरीके से जो है पृथ्वी अपने जगह पे जैसे जैसे घूर्णन कर रही है वैसे वैसे देखिए यहाँ पे डे और नाइट की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे पृथ्वी अर्थ का रोटेशन कर रही है, तो जब अर्थ का रोटेशन करेगी, अर्थ का परिक्रमा करेगी, तो अर्थ के परिक्रमा के कारण जो होगा वह
यहाँ पे मौसम परिवर्तित होगा। जो ठंडी, गर्मी, बरसात ऋतु परिवर्तन होता है यह उसके घूर्णन के कारण नहीं बल्कि परिक्रमण के कारण होता है, परिक्रमा के कारण होता है। ठीक है, तो ये ऋतु परिवर्तन हो गया। धन्यवाद दोस्तों। सोलर क्लिप्स एंड लूनर क्लिप्स। देखिए, सूर्य ग्रहण की जब भी बात होगी तो आप सूर्य का उल्टा देखेंगे तो सूर्य का उल्टा होता है चंद्रमा। जब चंद्रमा बीच में रहे तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे चंद्रमा जो है बीच में है। जब चंद्रमा बीच में रहेगा तो पृथ्वी, सूर्य इधर रहेगा और पृथ्वी इधर रहेगा। यानी आप कहेंगे जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो तो ऐसी स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर पड़ती है और उस भाग में सूर्य नहीं दिखाई देता, हम इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे चंद्रमा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चंद्रमा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो जब सूर्य का प्रकाश जाता है ऐसे तो चंद्रमा सारे के सारे प्रकाश को रोक लेता है, बस किनारे से थोड़ा सा प्रकाश जो है पृथ्वी पे जाता है, तो ये वाली स्थिति बनती है जिसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये जो पूर्ण सूर्य ग्रहण में एक किनारे किनारे वाला भाग दिख रहा है उसी को हम कोरोना कहते हैं। यानी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना वाला भाग यानी सबसे बाहरी वाला भाग जो होता है क्या होता है? दिखाई देता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी वही भाग दिखाई दे रहा है। फिर देखिए, जब चंद्रमा आपका यहाँ है, चंद्रमा का छाया आपका यहाँ पे जा रहा है और पृथ्वी चूँकि सूर्य का चक्कर लगाती है तो पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते यहाँ से यहाँ आ गई। जब यहाँ से यहाँ आ गई तो पृथ्वी पर देखिए कितना प्रकाश पड़ रहा है, इसका कोई भी प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो इसका जो है आधा भाग ढका हुआ रहेगा और आधा भाग जो होगा वो क्या रहेगा? दिखाई देगा। तो यही आधा भाग देखिए आपको दिखाई दे रहा है, आधा क्या हुआ है? ढका हुआ है। ठीक, अब सूर्य का प्रकाश जो है इस आधे पर पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश जो है इस आधे पर क्या हो रहा है? पड़ रहा है। तो वही आधा भाग दिखाई दे रहा है और जिस पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है उधर अंधेरा है। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे पृथ्वी चक्कर लगाते हुए इधर चली जाती है तो सूर्य का पूरा भाग दिखाई देता है। कहाँ पे? पृथ्वी पर पूरा प्रकाश रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से सूर्य ग्रहण लगता है। और यह घटना जो होती है अमावस्या के दिन होती है। कब होती है? अमावस्या के दिन होती है। तो सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया जो होती है वह अमावस्या के दिन होती है। यहाँ पे हमने बता भी दिया है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सूर्य ग्रहण। अगला है चंद्र ग्रहण। तो देखिए, चंद्रमा और पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा का उपग्रह, चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह। तो चंद्र ग्रहण तब लगेगा जब पृथ्वी कब आ जाएगी? बीच में आ जाएगी। और जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो सूर्य आपका तो वहीं पे रहेगा, सूर्य स्थिर है, और जो चंद्रमा रहेगा वो चंद्रमा यहाँ पे रहेगा। पृथ्वी का प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा, पृथ्वी पर पूरा उजाला रहेगा और इसकी छाया जो है पूरी पड़ जाएगी किस पे? चंद्रमा पर। और चंद्रमा का कोई भाग नहीं दिखाई देगा, अर्थात चंद्र ग्रहण हो जाएगा। इसी को हम पूर्ण चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे आपका ये सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है और इसका प्रकाश जो है पृथ्वी पर जा रहा है और पृथ्वी सारा प्रकाश इसका रोक लिया, तो इधर जो है केवल और केवल छाया दिखाई देगा। क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो यहाँ से चक्कर लगाते हुए चंद्रमा क्या कर रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो एक समय आता है कि चंद्रमा जो है यहाँ पे आ जाता है पृथ्वी के एकदम सीध में, और पृथ्वी के कारण जो है पृथ्वी जो है सूर्य का पूरा प्रकाश रोक लेती है, चंद्रमा पर थोड़ा भी प्रकाश नहीं दिखाई देता, तो उसी को हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और फिर जो है ये और इधर आती चली जाएगी, इधर आती चली जाएगी, तो भाई प्रकाश जो है पड़ने लगेगा, तो उसे आप माघ चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण इस तरीके का नाम देते हैं, लेकिन हमको पूर्ण चंद्र ग्रहण ही जानना है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण जो होती है वो पूर्णिमा के दिन होता है। तो देखिए कैसे याद करेंगे? चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का और पृथ्वी में पा आ रहा है, तो पा से क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। यानी चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक, तो ये आपका चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण खत्म हो गया। इसके अलावा दोस्तों देखिए आपको एक चीज़ जानना जरूरी है, अश्व अक्षांश क्या होता है। जब ग्लोब आप देखेंगे तो ग्लोब से देखिए 0 अंश जो हो गया भूमध्य रेखा, अगर आप इधर 30 से 35 जा रहे हैं, कितना? 30 से 35 इधर जा रहे हैं और 30 से 35 इधर जा रहे हैं, तो इसी 30 से 35 वाले क्षेत्र को हम कहते हैं अश्व अक्षांश। क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये चीज़ याद कर लेंगे कि अश्व अक्षांश जो है 30 से 35 नॉर्थ व साउथ होता है। उसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा अगले वीडियो से देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।
नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्वार भाटा के बारे में हम इस पे पढ़ेंगे, जिसका टाइड कहते हैं हम। ठीक, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना व गिरना ही ज्वार भाटा कहलाता है। जब सागरीय या समुद्री जल ऊपर उठता है तो उसे हम ज्वार, और जब गिरता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जो होती है वह पृथ्वी के साथ भी होती है। अगर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में है और उस समय एक दूसरे के साथ आकर्षण शक्ति के कारण सागर का जल ऊपर उठ रहा है और नीचे गिर रहा है, तो हम इसे दीर्घ ज्वार या बृहत ज्वार कहते हैं। और इस समय जो भी प्रक्रिया होती है उसको हम सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। और यह प्रक्रिया जो है सूर्य ग्रहण के समय पर होती है। कब होती है? सूर्य ग्रहण के समय पर होती है। और जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य समकोणिक हो जाते हैं, समकोण पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, तो उस समय जो ज्वार भाटा आता है उसे हम समकोणिक ज्वार या लघु ज्वार के नाम से जानते हैं। और इस समय जो घटना घटता है उसे हम वियुति के नाम से जानते हैं। और यह चंद्र ग्रहण के समय पर होता है। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण की स्थिति जो होती है, सूर्य बड़ा है तो उस समय 180 डिग्री की कोण बनेगी। चंद्र ग्रहण की समय जो होता है तो चंद्रमा छोटा है तो उस समय समकोणिक स्थिति यानी 90 डिग्री की स्थिति बनेगी। ठीक है। अब ज्वार भाटा आने के कारण में हमने सबसे पहला कारण आपको बता दिया कि सूर्य का आकर्षण, दूसरा बता दिया चंद्रमा का आकर्षण, तीसरा बता दिया पृथ्वी का प्रतिकर्षण। जैसे सूर्य और चंद्रमा आकर्षित करते हैं, लेकिन पृथ्वी क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। जैसे दो चुम्बक आप सटाते हैं तो एक तरफ से सट जाता है, लेकिन दूसरे तरफ से क्या होता है? नहीं सटता है, वो प्रतिकर्षित करता है। तो वैसे सूर्य और चंद्रमा से पृथ्वी भी क्या होती है? प्रतिकर्षित करती है, नहीं तो जाके उसमें क्या हो जाए? सट जाए। ठीक, तो ये चीज़ होता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार ज्वार और कितनी बार भाटा आता है? तो सामान्यतः 24 घंटे में 2 ज्वार और 2 भाटा आता है। जैसे अगर आप 12 घंटे की बात करेंगे तो 12 घंटे में 1 ज्वार आएगा, फिर 1 भाटा आएगा, फिर 1 ज्वार आएगा, फिर 1 भाटा आएगा। ठीक, यानी कुल मिला जुला के 2 ज्वार और 2 भाटा 24 घंटे में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था ज्वार भाटा संबंधित चीज़ें। और यहाँ पे इस फिगर को आप समझ लीजिए। देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में हो तो यहाँ पे देखिए सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, सूर्य ए हो गया और चंद्रमा ए हो गया। तो सूर्य जो है इधर खींच रहा है पृथ्वी को और चंद्रमा को सूर्य खींच रहा है। तो इस तरफ खिंचाव के कारण, लेकिन ये तो मान लीजिए थोड़ा सा खींच के आ जाता है, लेकिन ये पृथ्वी प्रतिकर्षित करता है। तो जब ये इधर खींच रहा है, पृथ्वी इधर भाग रही है, ये इधर खींच रहा है, पृथ्वी इधर भाग रही है, तो पूरे पृथ्वी पे जितने सागर होंगे ऐसे ऐसे क्या होंगे? ऐसे ऐसे हलरेगा पानी। और जब पानी हलरेगा तो बहुत ऊपर तक पानी जाता है सागर का, फिर नीचे गिरता है। तो बहुत ऊपर तक जाता है और कई घंटे तक पानी ऊपर ही रहता है। लगभग 6 घंटे तक एक ज्वार आता है, फिर 6 घंटे में भाटा होता है, फिर एक बार 6 घंटे में ज्वार होता है, 6 घंटे में भाटा होता है। ऐसे ही 24 घंटे में 2 ज्वार और 2 भाटा होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो स्थिति बन रही है दूसरी, इसमें सूर्य यहाँ पे है, चंद्रमा यहाँ पे है और पृथ्वी यहाँ पे है। अब पृथ्वी को सूर्य इधर खींच रहा है और चंद्रमा इधर खींच रहा है, और पृथ्वी प्रतिकर्षित करती है दोनों से, और पृथ्वी किधर भी नहीं जा रही है। पृथ्वी कहीं भी ना जा रही है तो थोड़ा सा ये इधर खींच रहा है, थोड़ा सा ये इधर खींच रहा है, कुल मिला जुला के मेंटेन है, थोड़ा सा हिल रहा है। जब थोड़ा सा हिलेगा तो लघु ज्वार आएगा, निम्न ज्वार आएगा। क्या आएगा? निम्न ज्वार आएगा या लघु ज्वार आएगा। और इधर जो है उच्च ज्वार आएगा। क्या आएगा? उच्च ज्वार आएगा। ठीक है, उच्च ज्वार आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि क्या बात हो रही है। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।